Hi and good morning to everyone. This is Arshad Zahir. Welcome you again in this geography class. आज हम कोई नया टॉपिक लेकर यहाँ पर नहीं आए हैं, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। वो एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम को लेकर है, दैट इज़ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा था कि यूजीसी नेट की तैयारी हम लोग कैसे करें, तो आज उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। कोई फर्दर किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी के टॉपिक को हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या रहेगा, वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन रहेगा। अब ये नेट एग्जामिनेशन है क्या और इससे होता क्या है, तो पहले इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और उसमें एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए। और अगर हमने इसमें ज़्यादा मार्क्स लाए और जेआरएफ की मेरिट में आ गए तो फिर उसके वजह से हमको क्या मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी, जो हमारे रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगी। बिकॉज रिसर्च में बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं स्टूडेंट्स को, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है रिसर्च करने में। बट ये अगर हमें जेआरएफ मिल रहा है, यानी फेलोशिप मिल रही है यूजीसी के थ्रू, तो हमारी रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ बड़ी आसान हो जाती है और हम क्वालिटी रिसर्च को आसानी के साथ कर सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन होगा ज्योग्राफी की फील्ड में, जिसका फर्दर यूज करके हो सकता है कि हम दुनिया को और बेहतर प्लेस बना सकें रहने के लिए। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, तो पहले इसमें सिर्फ दो कैटेगरी हुआ करती थी। एक कैटेगरी हमारी थी नेट की और दूसरी कैटेगरी थी जेआरएफ की। बट नाउ यूजीसी ने इसको चेंज करके तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। उसमें से एक कैटेगरी है हमारी पीएचडी ओनली वाली, कि अगर किसी का पीएचडी ओनली वाला क्वालिफाई होता है तो दैट मीन्स कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। दूसरी कैटेगरी है नेट की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी डिग्री कॉलेजेस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जेआरएफ की, जिसके अंदर हमको फेलोशिप मिलती है। वो हमारे पीएचडी में एडमिशन के बाद स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी रिसर्च क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ रही है रिसर्च में, जिसके लिए हमें जो है पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इस फेलोशिप के ज़रिए हम इजीली क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं और आसानी के साथ हम अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आजकल जो मेन फोकस बच्चों का होता है, जैसे अब जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, 4 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम जब से लॉन्च हुआ है तो वो भी एलिजिबल हो गए हैं। अब अगर हम देखें कि मास्टर्स के बच्चे हैं तो ये भी एलिजिबल हैं। तो अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि मेरिट भी डे बाय डे हाई होती चली जा रही है। तो अगर यूजीसी नेट एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं और ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो ज्योग्राफी में जो सेफ स्कोर माना जाता है वो ऑलमोस्ट 110 to 115 क्वेश्चंस माने जाते हैं। अब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो अगर हम मार्क्स निकालने की कोशिश करें तो मार्क्स तकरीबन हमारे हो जाते हैं 220 से 30 के बीच में। एक सेफ स्कोर प्रेजेंट टाइम में हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं। अदरवाइज पहले ये जो मेरिट होती थी जेआरएफ की वो काफ़ी कम होती थी, लेकिन अब जेआरएफ की जो मेरिट है वो एक सेफ स्कोर जो है 110 से 115 क्वेश्चन माना जा रहा है। यानी कि 220 से लेके 230 मार्क्स हमको लाने पड़ेंगे अगर हमको जेआरएफ को क्वालिफाई करना है। तो इसलिए कंपटीशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे टफ हो रहा है। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें, रोजाना कितने घंटे पढ़ें और क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करें और अपनी प्रिपरेशन को कहां से स्टार्ट करें, कहां पर खत्म करें, और हम कैसे अपने टाइम का बेहतरीन यूज करें कि हमारा जेआरएफ जल्द से जल्द क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं और कुछ मेथड्स होते हैं। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा कि हम इस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्रैक कर पाएं और क्वालिफाई कर सकें।
तो मैंने जो ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी जब मेरा JRF 2025 जून में हुआ, तो मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी मैं उस स्ट्रेटेजी को यहां पर रखूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी काफी आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको अपनाइए और उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स को देखिए। बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया था कि हमको 10-12 घंटे पढ़ने। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है फोकस्ड है उसके लिए, तो आप 5 से 6 घंटे भी अगर रोजाना पढ़ रहे हैं इसके लिए तो ये भी आपके लिए इनफ हो सकता है। बट आपको पता होना चाहिए कि हमको कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पार्ट 1 में हम कुछ और बात करेंगे और पार्ट 2 में कुछ और बात करेंगे। यहां पार्ट 1 की अगर हम बात करें, पार्ट 1, और इधर हम पार्ट 2 लिखते हैं। पार्ट 1 में पहली चीज जो हमें करनी होगी वो है कंप्लीट सिलेबस। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जो है यूजीसी नेट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट सिलेबस आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और आप जो प्रीस्क्राइब्ड सिलेबस है यूजीसी नेट का उसको कंप्लीटली जो है हमको कवर करना पड़ेगा, तब जाके हम आगे की स्टेज की बात करेंगे। दूसरी बात है इसके अंदर रिवीजन, कि रिवीजन कैसे करना है उस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो फर्स्ट पार्ट में है वो है हमारा कंटिन्यूटी या फिर रेगुलरिटी कह सकते हैं। पार्ट सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो एक PYQs है हमारे पास, PYQ, और PYQs को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है टॉपिक वाइज और फिर फुल लेंथ टेस्ट की अगर हम बात करें, फुल लेंथ टेस्ट। तो ये पूरे हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हमारा पार्ट 1। कि पार्ट 1 में हमने जो चीज लिखी है वो ये है कि पार्ट 1 में हमें कंप्लीट सिलेबस देखना पड़ेगा, फिर उसमें जो है हम रिवीजन भी देखेंगे और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस की। तो हमारे ज्योग्राफी के अंदर या कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर 10 यूनिट्स हैं। हमको उन 10 यूनिट्स को पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने आप को PYQs के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले PYQs देख लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं, कम से कम आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस करना है। तो कंप्लीट सिलेबस मींस यू हैव टू कवर ऑल द 10 यूनिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय यूजीसी फॉर द ज्योग्राफी नेट एग्जामिनेशन। अब इसमें 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स में भी हम उसको डिवीजन करके पढ़ सकते हैं। कि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि फिजिकल पहले पढ़ लेते हैं, फिर बहुत सारे करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी पहले पढ़ लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने सबसे पहले कवर किया था ज्योग्राफिकल थॉट। उसकी एक बड़ी वजह है कि हम ज्योग्राफिकल थॉट को क्यों कवर करना है। हमको ज्योग्राफिकल थॉट अगर आप कवर करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी की भी आती हैं, बहुत सारी चीजें ह्यूमन ज्योग्राफी की आती हैं, और दूसरी बात कि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप पहले याद करेंगे, उसके बाद हम दूसरी चीजों को उठाएंगे, ताकि वो चीजें अगर आगे चल के किसी पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी में आ रहा है किसी यूनिट के अंदर तो हमें वो चीज दोबारा से जाके देखनी ना पड़े। होता क्या है कि हम फिजिकल ज्योग्राफी पहले पढ़ रहे हैं, अब उसमें कोई ऐसा टर्म आ गया जो थॉट से रिलेटेड है तो हम क्या करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट में जाकर देखने लगते हैं। इस तरीके से हमारा मिक्सअप हो जाता है। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई थी उसका यही था कि सबसे पहले मैंने ज्योग्राफिकल थॉट को क्या किया, कवर किया, और ज्योग्राफिकल थॉट को कवर करने के बाद मैंने फिजिकल ज्योग्राफी उठाई। बिकॉज फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही स्टैटिक है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, इसमें कोई चेंज हमको जो है इस तरीके का देखने का नहीं मिलता जिस तरीके के ह्यूमन ज्योग्राफी में चेंज होते हैं या हमारी पॉलिसीज होती हैं उसमें चेंज हो रहा होता है। तो एज सच हमारा फिजिकल ज्योग्राफी इन कंपैरिजन टू ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, स्टैटिक पोर्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कंप्लीट सिलेबस में भी जब हम फर्स्ट स्टेप को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंप्लीट सिलेबस में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ज्योग्राफिकल थॉट हमें सबसे पहले
कवर करना है, ज्योग्राफिकल थॉट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो दूसरा पोर्शन हमको कवर करना है वो है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मींस 3 इसमें मेजर पोर्शन है हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में। एक हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा ओशियनोग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या बायो ज्योग्राफी भी इसका समहाउ पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं उसमें, तो उसमें कुछ पॉलिसीज आती हैं जहां पर बार बार हमारी इंफॉर्मेशन चेंजेस होती रहती है, क्योंकि पॉलिसीज जो है बनती रहती हैं, बदलती रहती हैं। इसलिए उसमें जो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी कि पिछले साल कुछ और थी, इस साल कुछ और हो गई, या कोई नया रूल आ गया, या नई कोई पॉलिसी फ्रेम कर दी गवर्नमेंट ने, तो वो चेंजिंग वाला पार्ट है, तो उसको हम कवर करेंगे इसके बाद इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। अब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बाद आप जो है एक पोर्शन जो बहुत ही स्टैटिक रहता है वो है हमारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। क्या है? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। अगर हमने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कर लिया तो ये समझ लीजिए कि ये पोर्शन कवर करने के बाद हमारी आधी ज्योग्राफी की तैयारी हो चुकी है यूजीसी नेट के लिए। फिर इसके बाद हम ह्यूमन ज्योग्राफी के यूनिट्स देखेंगे, जिसमें पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी आएगा, और फिर उसके बाद हमारा और भी जो है पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया, साथ के साथ उसके अंदर हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, सोशल ज्योग्राफी हो गया, मार्केटिंग ज्योग्राफी हो गया। ये सारे पार्ट हो जाएंगे हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के। तो उसमें कुछ थ्योरीज हैं, कुछ मॉडल्स हैं जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो थ्योरीज एंड मॉडल्स को एज इट इज हम देखते चलेंगे। उसकी डेट्स याद करना इंपॉर्टेंट है, किसने दिया, किससे रेलिवेंस है, किस एरिया पे वो जो है लागू होता है, ये सारी चीजें हमको उसकी देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे 10 यूनिट्स कवर करेंगे। अब 1 बाय 1 यूनिट किस तरीके से कवर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सबसे पहले ज्योग्राफिकल थॉट को पढ़ा और ज्योग्राफिकल थॉट आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद आप जो है इसी ज्योग्राफिकल थॉट के क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट नहीं, बल्कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल थॉट। अब ज्योग्राफिकल थॉट से जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप शायद ना कर पाए। तो अब उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा पोर्शन ऐसा था जिसमें आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, या कौन सा पोर्शन आपका रह गया। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को उठा के कवर अप करना है। इस तरीके से हमको क्या करना है, यूनिट कंप्लीट करनी है। फिर अगर हम बात करें कि पहली यूनिट हमने ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ी थी, तो ज्योग्राफिकल थॉट हमने पढ़ लिया, फिर हमने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट किया। बट डेली बेसिस पे आप हाफ आवर क्या करें, जो नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उससे हाफ आवर जो है स्टार्ट करने से पहले आप जो है ज्योग्राफिकल थॉट को रिवीजन करते चलें। और संडे के जो संडे होगा उसमें आप क्या करें, रिवीजन करें जो आपने पूरे वीक में पढ़ा। तो इस तरीके से आपको यूनिट कवर करना है कि आपने एक यूनिट कवर कर ली, मान लीजिए फर्स्ट यूनिट आपने कवर किया। फर्स्ट यूनिट कवर करने के साथ साथ आप इसके पीवाईक्यूज लगाएंगे। पीवाईक्यूज में अगर कुछ आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप जाकर देखेंगे वो क्वेश्चन आपसे कैसे रह गया, वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जब आप सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे तो सेकंड यूनिट स्टार्ट करने के बाद आप रोजाना इस यूनिट को जब स्टार्ट कर रहे हैं उससे ठीक आधा घंटा आप लेकर जो है क्या करना शुरू करेंगे कि फर्स्ट यूनिट का रिवीजन करेंगे। फिर इसी तरीके से सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, आप थर्ड स्टार्ट कर दीजिए। अब थर्ड स्टार्ट किया आपने थर्ड यूनिट, तो उस टाइम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने से पहले रोजाना बेसिस पे आप क्या करेंगे, सेकंड यूनिट का हाफ आवर रिवीजन करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आप पीछे की यूनिट भी नहीं भूलेंगे और आगे का आपका कोर्स भी कवर अप होता रहेगा। बच्चे क्या करते हैं कि हमने यूनिट कवर कर लिया, अब उसको छोड़ दिया, अब आगे हम पढ़ते चल रहे हैं लेकिन पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे। उस रिवीजन के चक्कर में क्या होगा कि आप पीछे की यूनिट्स भूलते चलेंगे और फिर जब आप दोबारा रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट पहले आपने 100% मेहनत करी थी तो फिर से याद करने में आपको 60 to 70% मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, रोजाना आधा घंटा अपनी पढ़ाई का जो भी पीरियड बनाए, आप 5 से 6 घंटे आपने जो ड्यूरेशन तय किया है, किसी ने 3 से 4 घंटे किया है, तो उसमें से हाफ आवर आप निकालेंगे किसके लिए, प्रीवियस यूनिट जो आपने कवर किया था उसको रिवाइज करने के लिए। और संडे में आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है जो वीक में पढ़ा था या जो यूनिट कंप्लीट हो गई है। कोशिश करना है कि एक एक घंटे में आप उन यूनिट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
तो इस तरीके से हमको 10 यूनिट्स पूरे के पूरे कवर करने हैं। तो ये हो गया हमारा कि सिलेबस कैसे कवर होगा और रिवीजन कैसे करना है। अब ये रिवीजन हो गया, तो अब इसमें आता है कंटिन्यूटी की बात। अब आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है। मान लीजिए किसी दिन आप बहुत ज्यादा बिजी हुए, बहुत सारे बच्चे एकेडमिक्स में लगे हुए हैं, तो एग्जाम्स आ जाते हैं या फिर जो है सेशनल्स आ जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है कि इस ड्यूरेशन में हम कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो उसमें कुछ नहीं करना है कि अगर मान लीजिए आज आपके पास टाइम कम है, आपने अपने टाइम टेबल में 5 से 6 घंटे माने हैं कि रोजाना यूजीसी नेट को देने हैं हमको, लेकिन आप 5 से 6 घंटे आज नहीं निकाल पाए, तो आप आधा घंटा भी निकालिए, लेकिन उस आधे घंटे में आप कुछ नया मत पढ़िए, बट पुराना ही पढ़ लीजिए। ये कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रेक आता है ना, इसकी वजह से आपकी 3-4 दिन की पढ़ाई चली जाती है। बिकॉज फिर वो हो जाता है, फ्लो टूट जाता है। जिस फ्लो में आप प्रिपरेशन कर रहे थे, वो फ्लो टूटने की वजह से क्या होता है, फिर पढ़ाई से दिल हटने लगता है। फिर 2-4 दिन जो है ट्रैक पे लाने में लगेगा अपनी पढ़ाई को, जिसकी वजह से आपका टाइम लॉस होगा। और हमारे पास इतना ड्यूरेशन नहीं होता, क्योंकि यूजीसी नेट जो है वो साल में 2 बार होता है 6 महीने के ड्यूरेशन पे। अब ये एक जून साइकिल होता है, एक दिसंबर साइकिल होता है, तो ये इतना गैप नहीं है। आपको पूरा सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यूज भी लगाने हैं और कंटिन्यूटी भी मेंटेन रखनी है। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रखेंगे तो मुश्किल है कि आप जो है पूरा सिलेबस कवर कर पाए और उसका रिवीजन भी आपका होता रहे, क्योंकि बीच में टाइम का लैप्स आपका इस तरीके से होता रहेगा अगर आपने कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करी। आपको जिस दिन टाइम नहीं मिल रहा, आप 10 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, आधा ही घंटा पढ़िए या 1 घंटा पढ़िए, मगर पिछले दिन का पढ़ लीजिए कुछ नया टॉपिक, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको कर लिया तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और जून में आपका जो है यूजीसी नेट होने वाला है, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है अप्रैल तक, ठीक, ताकि मई का मंथ पूरा जो है आपको रिवीजन का मिले और उसमें पूरा का पूरा रिवीजन पे आप टाइम दें। और उस वक्त लगाएंगे आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उस वक्त लगाना है हमको फुल लेंथ टेस्ट। और फुल लेंथ टेस्ट के लिए बहुत सारे हमारे पास क्या है, ऑनलाइन आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आप उस टेस्ट सीरीज का कनेक्शन ले सकते हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। अब फुल लेंथ टेस्ट लगाने में क्या हो, अगर आप इसको पहले लगाते तो प्रॉब्लम क्या थी, बिकॉज आपने सारा कोर्स कवर नहीं किया, तो उसमें दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चंस होते। अब जब दूसरे टॉपिक से होते आपसे नहीं होता तो आप वो जाके टॉपिक देखने लगते। आपने पढ़ना कुछ और यूनिट शुरू किया था और आप कुछ और यूनिट में जाके कोई और टॉपिक देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका ही टाइम वेस्ट होता। इसलिए फुल लेंथ टेस्ट हमेशा तब लगानी चाहिए जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप हो गया हो। अगर कवर हो गया है फुल लेंथ पूरा सिलेबस, उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। फुल लेंथ टेस्ट लगाने के बाद कुछ आप कम से कम 10 से 15 सालों का फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट भी लगाइए और फिर अपने आप को एनालाइज करिए कि आपकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है। अगर आप अपनी एफिशिएंसी को कंटिन्यूअसली मेंटेन कर पा रहे हैं 85 to 90%, तब समझिएगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप कम से कम इतने के लिए एफर्ट डाल के चले, बिकॉज 100 क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी में। अब 100 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं, बहुत रीसेंट होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं कि रीसेंट ट्रेंड से रिलेटेड होते हैं, यानी आप कह सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो आपके पास 85 क्वेश्चन या 80 to 85 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए नए नहीं हैं, यानी आपके उस पोर्शन से आ रहे हैं जो आप बार बार पढ़ते हुए आए हैं। तो ये क्वेश्चन तो सबके लिए टिपिकल होगा ना। तो ये क्वेश्चन जब आ रहे हैं 80 to 85, कोशिश करें कि इसको मैक्सिमाइज करें, इसमें से आपके गलत ना हो, मैक्सिमम करें। मैक्सिमम मतलब आप 80 to 85 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। अगर 80 to 85 नहीं हो रहे हैं तो 75 प्लस भी हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। तो इन चीजों का हमको यूजीसी नेट के अंदर ध्यान रखना है। इस तरीके से डिवाइड करके हमको प्रिपरेशन करनी है। अगर हम इन चीजों को अपने जहन में रखते हैं और इस तरीके से स्टेप वाइज हम क्या कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, देन हम बहुत
जल्दी हम जेआरएफ और यूजीसी नेट को क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, जो आपके कैरियर के लिए काफी हेल्पफुल होगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, या अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी रिसर्च में यह आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, बिकॉज एक हैंडसम अमाउंट मिलता है जेआरएफ के अंदर, जो आपको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं होने देगा ड्यूरिंग योर पीएचडी। तो इसलिए भी जरूरी है कि इस यूजीसी नेट एग्जाम पे हम फोकस करें। तो आपको क्या क्या चीजें करना है, अगर हम कंक्लूजन के तौर पे देखते हैं तो इसको कंक्लूड करेंगे हम। तो सबसे पहली चीज, आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपको 110 से लेके 115 क्वेश्चंस क्या करने हैं, टारगेट करने हैं। इतना आपका टारगेट रहना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी में जो है 75 से 80 के बीच भी अगर ले आते हैं तो आगे आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। कि अगर आपने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, 80 या 85 आपका हो जाता है, तो 35 से 40 के बीच में आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे तो उसको मिला के आपके पूरे क्वेश्चंस बन रहे होंगे कि आप इजीली जो है टारगेट कर सकते हैं। कि मान लीजिए 110 में से आप जो है 80 किसमें ला रहे हैं, ज्योग्राफी में, तो आपको 30 कहां पर, फर्स्ट पेपर के अंदर, जो कि रिसर्च से रिलेटेड होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होगा, तो उसमें से 30 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से, 80 से, तो 110 तो वैसे ही आपका स्कोर हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ 75 हो जाता है और यहाँ 35 कर लेते हैं, तब भी आपका 110 आराम से स्कोर हो रहा है, और 110 मींस 220 मार्क्स। तो आपको ये टारगेट रखना है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीटली कवर करना पड़ेगा। कंप्लीट सिलेबस, और कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो हमारे लिए क्या होगा कि ये टारगेट अचीव करना बहुत आसान रहेगा। अब कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ हमको रिवीजन, तो रिवीजन का तरीका बताया, एक यूनिट कंप्लीट हुई तो उस यूनिट को रिवाइज करना ही शुरू कर दें, हाफ आवर रिवाइज करें, फिर अगली यूनिट बाकी के 3-4 घंटे जो भी आपने टाइम फ्रेम बनाया है वो उसमें आप नई यूनिट की तैयारी करें। तो रिवीजन हो जाएगा, डेली बेसिस पे रिवीजन चल रहा है। फिर जो संडे होगा हर वीक का, उसमें क्या करें कि जितना भी आपका कवर अप होता जा रहा है, मान लीजिए 3-4 यूनिट इकट्ठे हो गए तो उन 3-4 यूनिट का आप क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो चीज आप पहले पढ़ चुके हैं वो भूलेंगे नहीं, वो आपके सामने रहेंगी, और आपके सामने रहेंगी तो आपके लिए क्या होगा, स्कोर करना आसान रहेगा। फिर कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, यानी रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। आपको क्या करना है, रेगुलरिटी नहीं तोड़नी है। अगर आप पंक्चुअल हैं और रेगुलर हैं तो बहुत आसानी से ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। कंटिन्यूटी, अगर आपको लग रहा है कि आज आप नहीं पढ़ पाएंगे 3-4 घंटे या 5 घंटे, तो आप क्या करें कि हाफ आवर ही पढ़ लें, बट पीछे का रिवाइज कर लें, अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक ना करें। अगर आपने कंटिन्यूटी ब्रेक किया, इसकी वजह से आपका टाइम खराब हो सकता है। फिर PYQs कैसे लगाने हैं, कोई भी आपने जो है यूनिट कवर किया, यूनिट कवर करने के बाद आपको क्या करना है, PYQs लगाने हैं उसी यूनिट का। ऐसा नहीं एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, टॉपिक मान लेते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ लिया, अब उसके जो है आप लगे PYQs लगाने, नहीं, बल्कि पूरा यूनिट कंप्लीट कीजिए। आप पूरा यूनिट यानी जियोमॉर्फोलॉजी पूरा कंप्लीट कीजिए, और पूरे जियोमॉर्फोलॉजी का यूनिट वाइज PYQs लगाइए। वो इसलिए कि टॉपिक जब ज्यादा होते हैं तब हम देखेंगे ना कि हमें कितनी चीजें याद रही, हमारा ग्रैबिंग पावर कितना रहा था। एक टॉपिक पढ़ के तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिपरेशन नहीं होती, बल्कि आप क्या करें कि पहले पूरी यूनिट कंप्लीट करें और उसके PYQs लगाएं। फिर अगली यूनिट कंप्लीट हो गई तो PYQs आप उसी यूनिट के लगाएं, लेकिन कुछ आप PYQs पिछली यूनिट के भी लगा लें जो आपने पहले कवर कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। फुल लेंथ टेस्ट आप कब लगाएंगे, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट आप क्या करेंगे, वहां पर फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। फिर अपने आप को जज करेंगे कि प्रिपरेशन क्या है। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं जनवरी में, तो यहां पर आप देखेंगे कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मई आप रिवीजन में लगाएंगे, और जो जून में जितने भी दिन मिल जाएं वो मई में रिवीजन भी होगा, और PYQs, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब साथ में चलेंगे। उस वक्त भी PYQs तो पहले भी लगाने हैं यूनिट वाइज, बट मई के अंदर फुल लेंथ टेस्ट भी, PYQs भी और
पूरा का पूरा रिवीजन भी चलता रहेगा और जून में जितना टाइम मिला तो उस टाइम को जितना मैक्सिमाइज कर सके अपने क्वेश्चंस लगाने के लिए, अपने कुछ टॉपिक्स जो आपके कमजोर हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई आइडियल टाइम कि कितना आइडियली हमें जो है पढ़ना चाहिए पर डे, तो मेरे अकॉर्डिंग आप 5 से 6 घंटे, इससे ज्यादा ना पढ़ें, क्योंकि क्या हो जाता है कि वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को याद करना। ग्रैबिंग पावर जो है किसी की अच्छी होती है, हर किसी की जो है इस लेवल की नहीं होती है कि वो 5 से 6 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ेगा तो सब कुछ उसको याद रहेगा। तो आइडियली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 5 से 6 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना जाएं, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको इतना नहीं मिलता तो 4 से 5 घंटे कम से कम आप पढ़ाई करें डेली बेसिस पे यूजीसी नेट के लिए और अपने आप को तैयार करें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो होप आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये जो तरीका और स्ट्रेटेजी मैंने बताई तो ये भी समझ में आई होगी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कुछ दिन वर्कआउट करके देखिए तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इससे, और उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द क्या कर लेंगे, यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अब कुछ मेरे पास कहने के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने जो स्ट्रेटेजीज अपनाई थी वो सारी यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। और अगर आपको कुछ और भी ऐसा लगता है जो इसमें छूट गया है तो वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। और मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक ही बोल सकता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन टफ होता जा रहा है। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कंपटीटर्स हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं डे बाय डे जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब ग्रेजुएशन वाले भी आ गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ रही है और मेरिट भी उसकी वजह से क्या है, हाई से हाई होती चली जा रही है। तो इसलिए आप क्या करें कि आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपने आप को क्या करें कि ये जिस तरीके से बताया गया है स्टेप वाइज सारी चीजें करने के लिए उसको फॉलो करें। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप क्वालिफाई कर लेंगे यूजीसी जेआरएफ। तो होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, और अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो फिर जो है उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो भी करेंगे और आगे भी इस तरीके की चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है किसी की, तो वो क्या कर सकता है, पुटअप कर सकता है या डायरेक्टली पूछ सकता है जिस तरीके से व्हाट्सएप पे, या फिर जो है आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग इन दिस लेक्चर, इन दिस सेशन।